दोस्तों नमस्कार। अपने सभी जीएमबीडी साथियों को दिल से नमस्कार। जय जीएमबीडी। मित्रों, काफी समय से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि एक बार फिर से ये जो महामारी और जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए लोग भयभीत तो मित्रों थे ही, और इस तरह का माहौल भी बना हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि जहां पे चुनौतियां आती हैं वहीं व्यक्ति मजबूत भी होता है। तो ईश्वर ने मजबूत भी किया हम लोगों को, और हमारे बहुत साथी जो इस बीमारी से प्रभावित भी हुए, इस महामारी से प्रभावित भी हुए, लेकिन स्वस्थ भी हुए। और कुछ साथी हमारा साथ छोड़ के चले भी गए। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनकी आत्मा जहां भी हो अच्छी जगह पे हो। दूसरी बात मित्रों ये कहना चाहेंगे, इस महामारी में जहां आपने देखा कि किस तरह से एक भयावह स्थिति पैदा हुई। पिछली बार का जो लॉकडाउन था, पिछली बार का जो कोरोना था मित्रों, उसने डर तो पैदा किया था लेकिन इतना नुकसान नहीं किया। लेकिन इस बार का जो ये दूसरा चरण आया, इसने काफी लोगों को प्रभावित किया, बिजनेस भी काफी प्रभावित किया, लोग भी प्रभावित हुए। लेकिन आयुर्वेद की ताकत भी लोगों ने समझा कि किस तरह से अपने नायाब प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके हमारे लगभग 95% साथी जो इससे प्रभावित रहे आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। और फिर से पूरी तैयारी हम लोगों ने बना लिया है कि इस मिशन को, इस योजनाओं को, इस अपने जीएमबीडी संस्था को जन जन तक बढ़ाया जाएगा, आगे तक पहुंचाया जाएगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये जूम मीटिंग फिर से हम शुरू करेंगे। प्रॉपर हर संडे को मीटिंग शुरू की जाएगी, लोगों को पूरा प्रॉपर यहाँ से बैठ के ट्रेनिंग की जानकारी दी जाएगी, क्या क्या नया बदलाव है उसको दिया जाएगा। और हो सकता है अगले हफ्ते से हम लोग सुरक्षित होके, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लापरवाही करें, लेकिन सुरक्षित होकर हम लोगों से मिलने के संपर्क में भी आएंगे, फील्ड में आएंगे। खैर हम लोगों ने संपर्क बराबर बनाए रखा, फील्ड में हम लोग लगभग उतना तो नहीं निकले, लेकिन संपर्क था लोगों को, बराबर हम संपर्क में बनाए थे लोगों को। लेकिन अब इस वीक से प्रॉपर पूरी तरह से टूर हम लगाएंगे अपना, लोगों के बीच में जाएंगे, संपर्क करेंगे, बराबर लोगों से मुलाकात करेंगे, और जो नई नई व्यवस्थाएं अब सिस्टम में आ रही है उसको लोगों को बताएंगे। क्योंकि मित्रों एक बात स्पष्ट है, अगर आप मन से कमजोर हो जाएंगे तो निश्चित है आपका जीवन भी कमजोर हो जाएगा। और हम लोगों ने मन को मजबूत किया है। अपने जीएमबीडी के नायाब जो उत्पाद हैं, जो बिल्कुल हेल्थ को बिल्कुल स्वस्थ बनाते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा बनाते हैं। मित्रों इस बीच में कई ऐसी चीजें देखी गई जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिनका मन स्ट्रांग था, वो इस भयानक बीमारी से भी बच के चले आए। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आए जो एक समान व्यक्ति से ज्यादा संक्रमित थे, लेकिन वो जीवित रहे, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उनका मन मजबूत था और निरंतर वो उत्पादों को इस्तेमाल कर रहे थे। और जो कम संक्रमित थे उनका मन कमजोर था और उनको इस प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं था, आज वो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि अपना आयुर्वेद, अपना जीएमबीडी का प्रोडक्ट वास्तव में बहुत पावरफुल है मित्रों। अपना गिलोय, अपना सुगंधा, अपना स्पाइरुलिना, अपना इम्यूनिटी बूस्टर, और वंडर लाइफ का तो मित्रों कोई जवाब ही नहीं है। वंडर लाइफ का प्रयोग मैंने मित्रों लगभग हजारों लोगों पे करवाया। इस दौर में मैंने व्यक्तिगत पर्सनल लोगों को फोन कर करके मैंने कहा, भैया आप बिजनेस करो ना करो, लेकिन मेरी एक सलाह है आपको कि आप वंडर लाइफ का इस्तेमाल करते रहो। गर्म पानी के साथ सुबह जैसे चाय आप पीते हो, पानी को खौलाकर चाय की तरह खाली पेट आप सुबह उसका इस्तेमाल करो, और रात में सोने से पहले आप उसका इस्तेमाल करो। और हम लोग स्वयं मित्रों उसका इस्तेमाल करते रहे और उसका बड़ा अच्छा प्रभाव हमको मिला। तो ये ताकत देखने को का मौका मिला। दूसरी, इस बीच में कंपनी से हम लोग बराबर संपर्क में रहे, कई नई चीजों पे चिंतन करने का मौका मिला। क्योंकि मित्रों जब आदमी कभी स्थिर होता है तो उसका चिंतन बढ़ता है। जब जब लॉकडाउन आता है तो कुछ चिंतन भी बढ़ता है कि यार कैसे कैसे क्या सिस्टम बनाया जाए, कैसे कैसे क्या नीतियां बदली जाए कि लोग मजबूत हों, लोगों की इनकम मजबूत हो, लोगों का एजुकेशन मजबूत हो। इसी क्रम में कई ऐसी खूबी दद्दा जी से डिस्कशन हुआ और हम लोग लोगों को बीच में उसको लेकर भी आए। अभी थोड़ी देर बाद दद्दा जी आपसे अपना मैसेज देंगे कि किस तरह से हमको अपनी योजनाएं आगे बनानी है, किस तरह से हमको अपना टारगेट पूरा करना है, हमको हमारा लक्ष्य कैसे पूरा हो, हम ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। कई चीजों पे अभी दद्दा जी आपसे बात करेंगे, बीच में आने वाले हैं, अभी बातचीत होगी आपसे। कुछ मिनट के लिए हमको मौका दद्दा जी ने दिया कि आपसे एक परिचय हो जाए। मित्रों मेरा नाम रमेश श्रीवास्तव, कुछ नए साथी हैं
जो पहली बार हमसे आज परिचित हो रहे होंगे, इस सिस्टम को लगभग 9 सालों से मित्रों जिया जा रहा है। पूरे भारत में इस बिजनेस को जिया जा रहा है और अपने सीनियर साथियों के साथ उनके विचारों से विचारों को मिलाकर आगे बढ़ा जा रहा है। मित्रों, आज जो इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने का मौका मिला, वो था मित्रों पॉइंट वैल्यू। किस तरह पेयर से इतना अच्छा पैसा लोगों को आया और कंपनी ने जो जो वादे किए मित्रों, जैसे 10 तारीख को पे आउट देने का कंपनी का वादा था, इस महीने बहुत से साथी ऐसे हैं जो 10 तारीख को उनके खाते में पे आउट चला गया। और सबसे खुशी की बात, जो पेयर का वैल्यू जो निकल के आया मित्रों, वो अद्भुत करने वाला, आश्चर्यजनक बात वो है मित्रों। इतना अच्छा पैसा कि दुनिया की किसी भी कंपनी का आप सर्वे करें तो शायद आप ये चीजें नहीं पाएंगे। और उस पे अवेयरनेस मित्रों 50%। किसी भी सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर का अगर वो थोड़ा भी टारगेट बना के मित्रों काम करेगा तो निश्चित वो अपने जीवन को बदल सकता है, अपनी टीम के जीवन को बदल सकता है, बहुत अच्छा पैसा वो मित्रों कमा सकता है। इसी क्रम में अभी चूंकि शुरुआत जब की गई तो 2200 से ज्वाइनिंग की शुरुआत की गई मित्रों, फिर 3000, फिर कुछ लोगों ने कहा कि पूरे फुल कोरोना का पूरा सिस्टम बनाया जाए जिसमें अगर पूरा कोई व्यक्ति ले ले तो उसको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो 6000 की भी ज्वाइनिंग मित्रों बनाई गई और पेयर वैल्यू सबका समान रखा गया, लेकिन जो डायरेक्ट इनकम है वो मित्रों बहुत अच्छी दी गई। 2200 पे डायरेक्ट इनकम मित्रों 200 रुपए, 3000 पे मित्रों 400 रुपए और 6000 पे 1500 रुपए की डायरेक्ट इनकम दी गई। प्लस उस पर अवेयरनेस 50% वो लागू होता ही होता है। तो कहने मित्र दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये आई कि एक ऐसा इनकम, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ाकर लाखों रुपए की इनकम हम प्रति महीने कमा सकते हैं। प्लस प्रोडक्ट की जो डिमांड आई, आज भी इतना लॉकडाउन का प्रभाव रहा लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा, कोई ऐसा जगह नहीं रही जहां प्रोडक्ट की डिमांड ना आई। अपना गिलोय, अपना पन तुलसी, अपना काढ़ा, अपना सरसों का तेल जो बिल्कुल शुद्ध है, अपना राइस ब्रान ऑयल, लगातार मित्रों लोग डिमांड उसकी करते रहे। और अभी तो 24 तारीख तक सरकार ने लॉकडाउन आंशिक रूप से बढ़ाया है, लेकिन आवागमन या निकलने में कोई सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। लोग आराम से आ जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो इसी क्रम में इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और मित्रों लगातार प्रति संडे अब ये जूम मीटिंग यहाँ से आपको मिलती रहेगी, ट्रेनिंग मिलती रहेगी, नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। बाकी जो अपने सीनियर साथी हैं जैसे प्रभाकर सर हैं, पंडित सर हैं और पंकज भैया हैं, हम लोग सब फील्ड में बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं, लगातार फील्ड में उतरने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में मित्रों, चूंकि आज काफी दिनों बाद पहला जूम मीटिंग रखा गया, इसी क्रम में दद्दा जी इसकी शुरुआत करेंगे। और दद्दा जी से हम लोगों ने निवेदन भी किया था, दद्दा जी आप शुरू करिए, लोगों को थोड़ा मनोबल उनका मजबूत हो और फिर से फील्ड में उतरे, क्योंकि काफी नुकसान भी लोगों का हुआ है। ऐसा ही कोई साथी रहा हो जिसके कोई खास आज इस दुनिया को छोड़ के ना गए, ये तो देखने को मित्रों मिला। इस दौर में कैसे अब मजबूत हुआ जाए, कैसे आगे की ये लड़ाई जो कोरोना जैसी महामारी है, कैसे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए, कैसे अपने मन को मजबूत किया जाए कि अगर ये दोबारा भी अटैक करे हम इतना अंदर से स्ट्रांग रहें कि हमारा कुछ भी न बिगाड़ पाए। बाकी सरकार वैक्सीनेशन पे भी मित्रों बहुत तेजी से काम कर रहा है। जो साथी हमारे अभी वैक्सीन नहीं लगवाए उनसे आग्रह है कि वो वैक्सीन लगवाएं, अपने को सुरक्षित करें। और मित्रों इसी क्रम में, चूंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, 2:30 बज चुका है मित्रों, इसी क्रम में मैं दद्दा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, आपको संबोधित करें, आप लोगों को मन से मजबूत करें, जैसे हम लोग मिलजुल कर एक मजबूत बिजनेस की स्थापना करें और लोगों को सिक्योर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दद्दा साहब। नमस्कार साथियों, आज पुनः आप सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अपनी बातचीत को शुरू करने के पहले मैं हमारे बीच एक बहुत अच्छे साथी सुरेश कसोधन जी, जिनका देहांत हार्ट अटैक के कारण हो गया, उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी बात की शुरुआत।
दोस्तों, जब भी कोई व्यवस्था, जब भी कोई, आप उसे आपदा कह लें, संकट कह लें, आता है, तो सबसे पहले हमारा सबका जो मूल स्वरूप होता है वो बदल जाता है। वो मूल स्वरूप कैसे बदल जाता है? हमारे बजट में अंतर आने लगता है, हमारे खर्चे में कटौती होने लगती है, हमारी आय को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा हम समझते हैं कि इस आपदा में कैसे-कैसे, क्या-क्या स्थितियाँ बनी होंगी इस संपूर्ण देश की, और उन परिस्थितियों में जो इस समय विकट है, उससे हमें आगे निकलने में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मदद कर सकती है? कौन-सा ऐसा तरीका है जो हमें आगे ले जा सकता है? देखिए, हर घर का एक बजट है, उसी तरीके से सरकार का भी बजट है। मान लो मेरे घर की इनकम 40,000 रुपए है और वर्तमान में वो इनकम किसी परिस्थितियों के कारण घट जाती है। तो अगर घट जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे खर्चों को रोक देते हैं। हम केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खर्च करने में लेकर आते हैं और अपने बजट से उसका समन्वय करने की कोशिश करते हैं। आज के देश में, आज की डेट में ये जो सरकार है, उसके साथ भी यही हो रहा है। उसका जो बजट है, वो ही बिगड़ चुका है। उसको भी कटौती करनी पड़ेगी, और वो कटौती किस-किस प्रकार की होगी, और उससे हम सब में, यानी कि पूरे देश में उसका क्या प्रभाव पड़े, वो समझने वाली बात है। सरकार के भी पास आय का साधन है, और उसी आय के अनुरूप वो अपना बजट बनाती है। उस बजट में नौकरी पेशा वाले, व्यापारी बंधु, किसान बंधु, ये जितने भी लोग हैं, उस बजट में कहीं न कहीं शामिल होते हैं। लेकिन जब कोई आपदा आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो बहुत सारी राशि को, जो अलग-अलग स्वरूपों के लिए बनाई गई होती है, उसको हम, मतलब हमारी सरकार, उन समस्त बजट को रोक कर आपदा प्रबंधन में लग जाती है। और जब आपदा प्रबंधन में लगती है, तो उससे होने वाले जो नुकसान होते हैं, वो पूरे के पूरे देश में होते हैं। किस-किस प्रकार का नुकसान हुआ होगा? आज देश में 17 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, ऐसा आंकड़ा है। अच्छा, ये 17 करोड़ जो नौकरियां गई होंगी, उनके परिवार पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा? कितनी बड़ी दिक्कतें आई होंगी, और आने वाले समय में कितनी बड़ी दिक्कतें आएंगी? इसी प्रकार सरकारी पेशे में जुड़े हुए तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनका हर साल इंक्रीमेंट लगता था। पिछले 1 साल से कोरोना काल की वजह से किसी का कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा। जो जिस वेतन पे थे उसी वेतन पे हैं। ऐसे प्राइवेटेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लेटर पकड़ा दिया गया कि बस अब आपकी सेवाएं हम नहीं ले सकते। उसका मूल कारण था कि जब घर का बजट बिगड़ता है, तो घर अपने हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कारखाने का बजट बिगड़ता है, तो कारखाने वाले उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सरकार का बजट बिगड़ता है, तो सरकार भी अपने बजट को एडजस्ट करती है। इस एडजस्ट करने में बहुत सारे परिवारों पर संकट आता है। ऐसे इंडस्ट्री में भी है। जहाँ 100 आदमी काम कर रहे थे, अगर वहाँ 50 आदमी काम करेंगे, तो वो 50 आदमी जो काम करेंगे, उस इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता को घटा दें। भई, उत्पादन क्षमता का घटना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारी शॉर्टेज बन जाएँगी। वो शॉर्टेज कैसे बनी? अगर इसका उदाहरण हम देखना चाहें, तो आप देखिए, जब कोरोना काल में बहुत बुरी स्थिति से देश गुज़र रहा था, तो ब्लैक मार्केटिंग कितनी तेज़ी के साथ आरंभ हुई। ऑक्सीजन को लेके ब्लैक मार्केटिंग की गई। लाख-लाख रुपए में लोगों को, मतलब सिलेंडर दिया गया। ऐसे हर चीज़, दवाओं का, मतलब कहते हैं कि रेमडेसिविर, ऐसे तमाम चीज़ें जो इंसान के जीवन की सहायता करने के लिए बनी हुई थी, लोगों ने उसे ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? कि उत्पादन क्षमता में वो दम ही नहीं था कि सभी लोगों के पास वो सारी चीज़ें पहुँच सके। और उन लोगों ने इसको
इस साधन को इस तरीके से इसका वो किया कि शोषण किया, मतलब कहते हैं ना कि जीवन की जो सांसें दे सकती थी उसको बेचना शुरू कर दिया। अब बेचना शुरू कर दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग ही सक्षम थे जो इस तरीके का पैसा खर्च करके अपने परिजन की जान को बचा सके। ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिनके पास आर्थिक क्षमता ही नहीं थी कि वो उस ब्लैक मार्केटिंग का वो सामना कर सके और अपने परिवार के सदस्य गण का जीवन बचा सके। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बहुत मौतें हुई। एक एक परिवार के दो दो सदस्य, तीन तीन सदस्य, एक ही परिवार के लोग खत्म हो गए। ऐसे भी तमाम बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, ऐसे भी तमाम पत्नी हैं जो विधवा हो गई, और ऐसे भी तमाम पति हैं जिनकी पत्नियां इस दुनिया में नहीं। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि ना तो हम पहले से तैयार थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो सकता है, और ना ही वर्तमान की हमें समझ थी। नतीजा ये हुआ कि हमारी आर्थिक क्षमता की कमजोरी की वजह से बहुत सारी चीजें जो सुव्यवस्थित हो सकती थी हम नहीं कर पाए, और आज भी हम ऐसे ही जीते चले आते। हमारे पास वर्तमान का जो मौका होता है वही हमारे समझ में आता है, वही हमारे संज्ञान में होता है। आने वाले भविष्य की ना कोई प्लानिंग होती है, ना आने वाले भविष्य में कोई ऐसा संकट आएगा, इसको हम सोचते हैं, जैसे तैसे जीते रहते हैं। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम किया करते हैं। हमें भी आप सोचना होगा, समझना होगा। क्यों? क्योंकि पूरी व्यवस्था इस समय देश की बिगड़ गई है, और ये व्यवस्था यहीं रुकने वाली नहीं है। अभी सामान, जितने भी प्रकार के सामान आप देखिए, पिछले कोरोना काल में 100 रुपए में बिकने वाला सरसों का तेल आज 200 रुपए लीटर हो चुका है। चाय की पत्ती का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, तमाम उत्पादों के दाम में निरंतर वृद्धि होती चली गई। ये निरंतर वृद्धि तब हुई थी जब कोरोना काल जो पीछे वर्ष आया था उसका प्रभाव पड़ा था। अब तो ये दूसरी बार का है। इस बार क्या क्या प्रभाव पड़े? इस बार भी ऐसे ही प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस प्रभाव को कैसे हम इस प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे, उसके लिए अगर हमने अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत नहीं किया तो हम उसके शिकार होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उत्पादन घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। मजदूर जितने हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। मजदूरों की अंदर जो है दहशत व्याप्त है। वो हर बार भाग के आते हैं अपने गांव, और जरा से माहौल होता है ठीक होके फिर जाते हैं। फिर पता चल रहा है हर पेपर में, हर समाचार में तीसरी लहर आने वाली। ये जो तीसरी लहर आने की संभावना है, ये लोगों में आज भी उतनी ही दहशत बना के रखी हुई। तो लोग जो पलायन कर गए हैं वो अपने गांवों से वापस आने को राजी नहीं है। अब गांव में अगर एक खेत में चार भाई एक साथ आ गए और चारों मिलकर उसी खेत से अपने अपने उत्पादन को, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहेंगे, तो निश्चित है जहां एक व्यक्ति उस खेत का मालिक था वहां 4 मालिक होंगे, तो गांवों में भी संकट आने वाला। अगर वहां भी अर्थव्यवस्था का सही प्लानिंग नहीं हुई तो जो लौट कर आए हैं गांव में, वो सारे के सारे लोग गांव में भी आपस में एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक परिवार में 4 लोग बाहर हैं और एक भाई घर में है, तो पता चल रहा है वो एक भाई अपने उस खेत से अपने परिवार को पालता था और 4 लोग कमाकर अपने परिवार को पालते थे। तो संकट का दौर चल रहा है और आगे चलेगा। इस संकट के दौर में हमें आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार जो है उसके पास भी बजट नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार दोषी है, ऐसा नहीं कि अब सरकार करेगी क्या? सरकार को भी जो फंड आया है उसी फंड में तो काम करना है। व्यापारी राजस्व नहीं दे पाएगा तो सरकार को जो आमदनी है वो आमदनी नहीं होगी। आमदनी नहीं होगी तो सरकार घाटे में जाएगी। सरकार घाटे में जाएगी तो सरकार भी अपने बजट में कटौती करेगी। वो बजट में कटौती जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं जिस तनख्वाह से, उसमें भी हो सकती है, जैसे प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियां क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको भी अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ घटित हो रही है, इसका दूरगामी परिणाम आना बाकी है। बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है।
और इस बेरोजगारी में हम आप अग्रज बनकर, अवसर बनकर, एक भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनकर लोगों के लिए काम कर सकते हैं। अब जब हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं तो किस तरीके से काम कर सकते हैं? भाई जेएमबीडी जो है पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, और अगर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है तो उसका मोटिव क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करती है, इस पर हम लोग कई बार चर्चा करते हैं और उस चर्चा के आधार पर हम लोग आगे निकलकर काम भी करते हैं। यहाँ पर हमें आपको फिर से तैयार होना पड़ेगा, फिर से तैयार इसलिए होना पड़ेगा कि जो अभी तक जिस तरीके से हम काम करते आए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा अपने भविष्य की तैयारी के लिए। इसलिए करना पड़ेगा कि ये जो कोरोना काल है केवल इससे एक ही चीज नहीं होनी है, अभी जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनका भी साइड इफेक्ट सामने आएगा। उस साइड इफेक्ट से कई तरह की बीमारियां सामने आएंगी, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी जो अभी हमने कल्पना में सोचा ही नहीं। एलोपैथ का इलाज का मतलब है कि एक नई बीमारी को जन्म देना। जैसे भी ब्लैक फंगस का बड़ी तेजी के साथ फैलाव हो रहा है, इस पे चर्चा होने लगी, कई जगह इस पे जाने लगी, एक नई बीमारी आ चुकी है। तो मेरा कथन केवल इतना सा है कि भाई हम सबको इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार होना पड़ेगा। और तैयार किस तरीके से होना पड़ेगा? देखिए, कुछ लोग अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं कि चलो भाई हमारे परिवार में हमारे माता पिता बहुत सक्षम हैं, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग इस तरीके से जीते हैं कि हमारे माता पिता का बैकग्राउंड जीरो था, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसा बैकग्राउंड देके जाएंगे जिससे उनको भी भविष्य में इस बात की संकट ना हो कि उनके माता पिता ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जबकि मेरा ये मानना है कि आपका निजी दायित्व ये है, हम सब का निजी दायित्व ये है कि हम सब एक ऐसे निर्माण के लिए सदैव जुटे रहें, सदैव लगे रहें, हर पल इस बात की चिंतन करते रहें कि जो है वो तो है, किंतु उससे कैसे आगे और बढ़ा जा सकता है। कई लोग जो है बड़े आराम की जिंदगी जीने लगते हैं, उनको लगता है कि 10 से 5 काम हो गया, बाकी बात खत्म। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं और आप पता कर लीजिएगा कि अस्पतालों में एक एक लोगों का जो बिल आया है 50 लाख, 30 लाख, 70 लाख, कहीं से कोई उसका मेडिकल क्लेम नहीं मिल रहा है। मेडिकल क्लेम थोड़ा मिलेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा पैसा उनका खर्चा हुआ है। यानी कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई खर्चा हुई। इसलिए हम सबको अपने जीवन के लिए हमेशा एक ऑप्शन बनाकर रखना चाहिए, और उस ऑप्शन का तरीका है कि हम लोग जिस मिशन में हैं उस मिशन में निरंतर अपनी गतिविधियां सक्रिय रूप से निभाते हैं। और उस सक्रियता का असर ये होगा कि हम अपने आने वाले संकट के समय को बहुत अच्छी तरीके से जी सकने में सक्षम हैं। हमारे बीच पंकज जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा शिवांशु जी की पंकज जी भी कुछ अपनी बात कहें। पंकज दादा नहीं? अच्छा, हमें ऐसा लगा कि पंकज जी बैठे हुए हैं, क्योंकि नजर तो आ रहे हैं यार पंकज जी हमारे पास। अच्छा, ये पंकज जी के अकाउंट से चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हमें आपको समझना ये है कि हम अपने व्यापार में, अपने निजी जीवन में सफल कैसे, और सफलता का एक ही सूत्र है, जवाबदेही। जब हमारी शादी होती है तो हमारी पत्नी की जवाबदेही हम पर आ जाती है, बच्चे होते हैं तो उनकी जवाबदेही हम पर आ जाती है, और माँ बाप जब हमें पैदा करते हैं तो माँ बाप की भी जवाबदेही हम पर आ जाती है। इसी तरीके से हम जब अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो उस जीवन की जवाबदेही भी हमें अपने आप पर लेनी है।
हम जब भी कोई व्यापार करते हैं उसकी जवाबदेही हमको लेनी चाहिए, हमको अपने हर दिन की जवाबदेही लेनी। अगर हम अपने प्रत्येक दिन की जवाबदेही सुनिश्चित करना शुरू करें तो सफलता से हमें कोई दूर नहीं रख सकता। इसीलिए हमारा पिछले भी कई ट्रेनिंग में हमने इस बात को उठाया था कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, हमें कैसे अपने प्लान के लिए तैयार होना चाहिए, हमें कैसे अपने प्रोडक्टों की जानकारी शेयर करनी चाहिए, कैसे हमें टीम के लिए काम करना चाहिए, कैसे टीम को हमें बड़ी करनी चाहिए, कैसे हम छोटे-छोटे कामों से अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, पैसा कमाने के साधन क्या हैं, हमें पैसा कमाना है किस तरीके से कमाना है, पैसा हमें छोटा कमाना है या बड़ा कमाना है, छोटा पैसा कमाने के लिए हमें कौन-सा काम करना पड़ता है, बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें कौन-सा काम करना पड़ेगा। हमने ठग्गूमल के लड्डू का एक उदाहरण दिया था कि कानपुर में एक ऐसी दुकान है जहाँ ठग्गूमल के लड्डू का एक बहुत प्रचार है, पूरे देश में उसको जाना जाता है। पूरे देश में जानने के बावजूद 125 साल पुरानी दुकान होने के बावजूद आज वहां पर औसतन 600 से 700 कस्टमर प्रतिदिन जाते हैं और 600-700 कस्टमर अगर प्रतिदिन जाते हैं तो उसकी सेल क्या होती है। लेकिन मैकडॉनल्ड उससे बहुत बाद में आया, मैकडॉनल्ड, और उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। आज 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर उसके पास जाते हैं रोज, और आज उसकी सेल क्या होगी। तो नेटवर्क हमारे जीवन को कहां से कहां ले जा सकता है, इस पर हमारी आपसे कई बार चर्चा हुई है। लेकिन एक नए सीरीज के साथ फिर से हर संडे हम पुनः आपके पास उपस्थित होंगे, जिसमें हर एक बात को आपसे करते हुए आपको पुनः कहते क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए उस सफर को पूरी तरीके से, जिस सफर को हम लोग जी रहे हैं, जिस सफर में हमें कामयाब होने के लिए जिस तरीके का काम करना चाहिए, उन सब चीजों का विस्तृत एक सीरीज मैं फिर से आप सबके बीच लेकर आ रहा हूं। हर संडे आप सबके बीच बैठूंगा और नए सिरे से छोटे छोटे टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। लेकिन तैयार आपको होना, जवाबदेही आपको लेना है, जिम्मेदारी आपको लेना है। और वो जिम्मेदारी जब भी आप किसी पर निर्भर होकर काम करते हो तो वो आप पर क्या प्रभाव डालती है, आत्मनिर्भर होकर काम करते हो वो आप पर क्या प्रभाव डालती है। आत्मनिर्भर होने की वजह से आप किन किन तरह के कामयाबियों को हासिल करते जा रहे जाते हैं, और निर्भरता के आधार पर जीवन भर लगे रहने के बाद भी आप कामयाब क्यों नहीं होते। इन सब चीजों पर एक विस्तृत सीरीज के साथ हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, और ये चर्चा हर संडे को 2 बजे। 2 बजे का मतलब ये है कि हम जब 2 बजे बोलते हैं तो हमको लगता है कि 10 से 15 मिनट और बिता देना चाहिए, जिससे सारे लोग संगठित हो जाएं और हम अपनी बात को प्रारंभ कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इसको बहुत तेजी के साथ हर लोगों तक फैलाएंगे, जेएमबीडी परिवार के जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस नए सीरीज से आप सबका बहुत लाभ होने वाला है। और ये हर एक सीरीज 45 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। इस 45 मिनट में क्यों, कैसे, कामयाबी किस तरीके से, हर एक बिंदु पर चर्चा होने वाली। जेएमबीडी आपका कैसे साथ देगी, जेएमबीडी कैसे आपको अपने बीच में लेकर आगे बढ़ने में सहायक होगी, हर एक बिंदु पर आपसे चर्चा होगी। संडे को इसलिए रखा जा रहा है, 2 बजे इसलिए रखा जा रहा है, जूम मीटिंग का आपके पास इतना अच्छा प्रभाव है कि आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जहां भी नेटवर्क आ रहा है आपकी मीटिंग शुरू। तो कुछ करने को है ही नहीं, आपको बस केवल तैयार रहना है। और मीटिंग के लिए आप समझो, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी वो आज मैं फिर से आप सबसे दोहरा रहा हूं कि मीटिंग क्या है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है। मैं, क्योंकि हम आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूं। उस स्टोरी के माध्यम से मैं ही दर्शक हूं और मैं ही खेलने वाला, उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं एक स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति जिसकी शादी होने की जा रही, शादी होने जा रही, तो मतलब क्या होता है कि शादी के लिए दूल्हा बहुत एक्साइटमेंट उसमें होता है। दूल्हा एकदम तैयार होता है, दूल्हा तैयार होता है, अपने घर से जनवासे के लिए निकलता है, जनवासे पहुंचता है, जनवासे में उसको फिर से तैयार किया जाता है, रिपेयर किया जाता है।
रिपेयर किया जाता है कि सफर में कहीं से भी अगर चेहरे पे कोई बदलाव आ गया हो, उसके बाल में कोई उलझन आ गई हो, उसका चेहरा कहीं से बिगड़ रहा हो, तो सब उसे सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि उसका दिन वो बहुत खास होता है। उस दिन के लिए वो तैयार होता है, जनवासे में सब कुछ रेडी किया जा रहा है, उसको सेंट छिड़का जा रहा है, उसके हेयर स्टाइल को बढ़िया बनाया जा रहा है, उसको सब कुछ बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। और सजाने के बाद अब बारात जाती है दरवाजे। दरवाजे का मतलब द्वारे के चार में, और जैसे जाने के लिए तैयार होती है, सारे बाराती बहुत उत्साह के साथ निकलते हैं। दूल्हे के लिए एक स्पेशल कार लाई जाती है। कार एकदम सजी सजाई हुई है। कार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया है। जैसे दूल्हा अंदर बैठता है, मानो एकदम वो कार समझ लो जैसे शोरूम से निकली हो, उसकी वो औकात हो जाती है, मतलब उस निगाह से उसे देखा जाने लगता है, क्योंकि वो कार उस दूल्हे की बैठने की वजह से विशेष हो जाती है। और जब बारात चलने वाली होती है, तो फिर कार को स्टार्ट किया जाता है, और कार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आज तो शादी नहीं हो पाई। ऐसा कभी हो सकता है? फिर क्या होता है? दूसरी कार लाई जाती है, दूसरी कार स्टार्ट नहीं होती, तीसरी लाई जाती है, तीसरी स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर शादी कैंसिल नहीं। हर प्रयास किया जाता है। उस हर प्रयास में जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो विफल होते चले जा रहे हैं। विफल इसलिए होते जा रहे हैं, कार नहीं स्टार्ट हो रहा है, इक्का टांगा का हड़ताल है, साइकिल भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, लेकिन शादी कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है। दूल्हा कहता है हम पैदल ही जाएं। वो पैदल जब जाने को तैयार होता है, तो बड़ी जोरदार बारिश, बादल गरज रहे हैं, तूफान सा आ रहा है, तो भी दूल्हा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि आज अगर हम रुक गए तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। उस तूफान से भी लड़ता हुआ वो लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाता है, 7 फेरे लेने के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि दूल्हा या दुल्हन के सर में पेट दर्द हुआ हो। वो उस मुहूर्त का लाभ लेते ही लेते हैं, और निश्चित तौर पर उस मुहूर्त में शादी करते। ठीक इसी तरीके से हमें ये मानना होगा कि जब भी कोई मीटिंग की बात आए, तो समझ लिए आपकी शादी का दिन है। ना तो आपको कार वाला रोक सकता है, ना तूफान रोक सकता है, ना इक्का टांगा का हड़ताल रोक सकता है। और अब तो इतना बढ़िया हो गया है कि कहीं जाने नहीं, केवल मोबाइल में बैठना है और अपनी मीटिंग अटेंड करनी। तो बंधुओं, हम आज बहुत ज्यादा आप सबसे बातचीत ना करके, आज इसके आरंभ में इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रेनिंग बोरियत भरा सब्जेक्ट होता है। आदमी का मन ट्रेनिंग लेने में नहीं लगता, और जब ट्रेनिंग लेने में नहीं लगता, तो आगे बढ़ भी नहीं पाता। मनोरंजन की बातें हो तो बैठ सकता है, 3 घंटे पिक्चर देख सकता है, बहुत सारी चीजें वो बड़ी खुशी खुशी कर सकता है। सीखने की बात आती है तो वो भागता है, और ये कोशिश करता है कि आज किसी तरीके से तमाम अनेकों बहानों के साथ वो मौजूद होता है, ये भगवान आज मुझे यहाँ से किसी तरीके से छुटकारा दे। दुनिया का हर बच्चा आईएएस बनना चाहता है, दुनिया का हर बच्चा पीसीएस बनना चाहता है, दुनिया का हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दुनिया का हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। कामयाब होने के लिए जो उसे लेना चाहिए, उससे वो हमेशा भटकता है। और यही कारण है कि कामयाब लोगों की संख्या दशमलव में है। तो आपको तैयार होना हो। मैं इसी बात के साथ विराम देने जा रहा हूं अपनी बातों को, कि आपको इस आपदा में भगवान ने एक अवसर दिया है। वो अवसर क्या है? वो अवसर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी आधी हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। आप उनके अगुआ बनकर उनकी जिंदगी को जीने संवारने के सहायक बन सकते हैं। वो पुनः अपनी जिंदगी को जी सकें, पुनः अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। उनको आपकी जरूरत है, और आपको उनकी जरूरत है। बस आप तैयार हो जाइए, और आप तैयार हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कारवां बन जाएगा, बहुत बड़ा समूह बन जाएगा, क्योंकि समूह से ही सब कुछ संभव है। नेटवर्क मतलब समूह।
जिसके पास समूह है उसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके सामने दुनिया नतमस्तक है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने समूह के लिए काम करने की तैयारी करनी चाहिए। मैं रमेश जी को देख रहा हूँ, इस पूरे कोरोना काल में कम से कम इनकी गाड़ी चली होगी तो 20,000 किलोमीटर चली। इनका निरंतर आना जाना रहा, छोटी-छोटी जगहों पे ही सही, छोटे-छोटे शहरों में सही, लेकिन ये बराबर अपनी गाड़ी से निकलते रहे, लोगों से कांटेक्ट करते रहे, लोगों से मिलते रहे और काम करते रहे। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप आज से ये कहो कि नहीं हम भी निकल पड़ेंगे, हम भी काम करने के लिए एकदम। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि अब समय आ चुका है, कोरोना का ग्राफ भी गिर चुका है, अवसर है। आप जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का उपयोग करके हम लोग लगातार इस समय काम कर रहे हैं, वो हमारे पास हैं और वैदिक के सिद्धांत हैं, उन दवाइयों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उन दवाओं के सहारे हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीनीकरण हो रहा है, वैक्सीन भी लगवाइए और वैक्सीन लगाने की वजह से आपके भीतर इम्यूनिटी सिस्टम का जो वैज्ञानिक शोध है, उसको भी आपको लाभ मिलने लगेगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि तैयारी पहले करनी पड़ती है, तैयारी उस समय नहीं हो पाती जब आपके सामने इमरजेंसी का सायरन बज गया। अगर आप तैयारी पहले से रहेंगे तो इमरजेंसी सायरन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो तैयारी पहले से क्या है? वो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, आपका गिलोय है, आपका अश्वगंधा है, आपकी तुलसी है, ये सब ग्रीन टी है, ये आपकी ताकत है, जो हम सब लोग हमेशा लेते रहते हैं। हमेशा लेते रहते हैं, इसलिए भी लेते रहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये सेना हमारी युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो जाएगी हमारे शरीर में, और बाहर से आने वाली उस सिस्टम के लिए ये खतरनाक हो जाएगी, उससे लड़ लेगी। तो आप इसे छोड़िए मत। जिस तरीके से हम लोग इसका निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी कीजिए। सुबह आपको बंडल लाइफ लेना है, शाम को आपको बंडल लाइफ लेना है, इन सारी चीज़ों का सेवन करते रहिए। इन सारी चीज़ों को सेवन करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन भी अगर है तो भी आपकी रक्षा हो जाएगी, आप उससे बच सकते हैं। तो मित्रों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत संक्षिप्त बातों से मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और इस आशय के साथ अपनी संक्षिप्त बातों को विराम दे रहा हूँ कि कल आने वाले उस संडे को जो भी ट्रेनिंग का शुरुआत होने जा रही है, उसमें हम सब लोग इसका मिल-जुल कर लाभ उठाएँ। हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है, हम उसे आपको बाँटने को तैयार हैं। तो आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार, अभिनंदन, स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। और इस समय अवसर आ गया है कि आप लोगों को सहायक बनकर उनको कामयाब बनाने के लिए लगातार आप काम कर सकें, उनका भी जीवन धन्य होगा और जिनका जीवन धन्य बनाने के लिए आप लगेंगे, उनके लिए भी आप एक ऐसे अगुवा हो जाएँगे